The British tried to force the झूम कल्टिवेटर्स टू बिकम सेटल्ड कल्टिवेटर्स। जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कोशिश कर रही थी कि जिन ट्राइबल्स को उन लोगों ने सेटल कल्टिवेटर्स में किया, वो लोग जूम कल्टिवेटर्स से सेटल कल्टिवेटर्स हो जाए। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो लोग, जब एक फॉरेस्ट का यूज़ ख़त्म हो जाता था तो वो लोग शिफ्ट कर जाते थे दूसरी जगह जाकर। तो ब्रिटिश सरकार ऐसा चाहती थी कि वो लोग अब दूसरी जगह शिफ्ट ना होके एक ही जगह अपना परमानेंट सेटलमेंट कल्टिवेटर्स कर लें। हाउएवर देयर एफर्ट्स वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। इसके बाद भी वो जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनके ये प्रयास सक्सेसफुल नहीं हुए। द ब्रिटिश ऑल्सो मेड चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने फॉरेस्ट के जो कानून बनाए थे उसमें उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। दे ब्रॉट ऑल फॉरेस्ट अंडर देयर कंट्रोल एंड डिक्लेयर दैम स्टेट प्रॉपर्टी। उन्होंने ये लॉ पास किया कि जो सभी फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट अंडर देयर कंट्रोल, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, और साथ में ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी रहेगी। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट लैंड। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1878 में एस्टेब्लिश किया गया, उसमें गवर्नमेंट ने जो लैंड थी उस पर मोनोपोली, जो फॉरेस्ट लैंड थी उस पर मोनोपोली राइट कर दिया, यानी उस पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही अधिकार रहेगा। सम ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश एंड वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। कुछ फॉरेस्ट को जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने टिम्बर का प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर कर दिया, एंड कुछ को क्लासिफाई कर दिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट के लिए, और कुछ उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट में बांट दिया। द ट्राइबल्स कुड नॉट मूव फ्रीली इन दिस फॉरेस्ट। जो ट्राइबल्स थे वो लोग इस ट्राइबल्स जो थे वो लोग इस फॉरेस्ट में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूम सकते थे। दे डिड नॉट हैव परमिशन टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंट एनिमल्स और प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। यानी उन्हें ये परमिशन लेनी पड़ती थी जो वहाँ के कलेक्टर्स थे उस फॉरेस्ट के, कि वो लोग क्या उस फॉरेस्ट में कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर एनिमल्स की हंटिंग कर सकते हैं, या फिर वो लोग झूम कल्टीवेशन को फॉलो कर सकते हैं या नहीं। मैनी ऑफ द झूम फार्मर्स वर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अदर एरियाज टू वर्क। बहुत सारे जो झूम फार्मर थे, जो झूम फार्मिंग करने वाले जो भी ट्राइबल्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते थे, चले जाते थे अपने काम की तलाश में, एंड अर्न लाइवहुड, और मनी कमाने के लिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सकें। दीज फॉरेस्ट laws greatly affected the tribals who were dependent on the forest। ये जो फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे इसका सीधा असर ट्राइबल्स पर पड़ा था, जो कि डिपेंडेड हो गए थे फॉरेस्ट पे, जो कि डिपेंडेड होते थे फॉरेस्ट पे। इसका ट्राइबल्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। However, the British soon realized that after preventing the tribals from living इन द फॉरेस्ट, बहुत जल्दी ब्रिटिश को ये बात का रियलाइज़ हो गया था कि वो जिन ट्राइबल्स को प्रिवेंट कर रहे थे, यानी जिनको सुरक्षित रखना चाहते थे, वो मोस्टली ये अपनी ज़िंदगी फॉरेस्ट में ही गुजारते हैं, या वो उनकी ज़िंदगी हमेशा से फॉरेस्ट के आसपास ही रही है। द ब्रिटिश वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट लेबर्स टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स। ब्रिटिश को आसानी से लेबर्स नहीं मिल रही थी उन फॉरेस्ट को के
ट्रीज़ को कट करने के लिए, जिससे कि वो उन फॉरेस्ट में अपनी रेलवेज़ लाइन को स्टार्ट कर सके और उसके लिए रेलवे ट्रैक बना सके। एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, और जो भी ये पेड़ काटे जाते थे, ट्री काटी जाती थी, उनके लॉग्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें। सो इट वाज डिसाइडेड टू गिव जूम फार्मर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि फार्मर्स को ज़मीन के कुछ टुकड़े दे दिए जाएंगे और उन्हें उस ज़मीन पर जूम फार्मिंग करने की परमिशन दे दी जाएगी। द फार्मर्स कुड कल्टिवेट ऑन द कंडीशंस that they would provide labor services to the forest department। जो फार्मर्स होते थे वो कल्टीवेट कर जाते थे, अपनी कंडीशंस में, अपनी अवस्थाओं में चेंज कर जाते थे। दे वुड प्रोवाइड लेबर सर्विसेज, और उन्हें जो सर्विसेज के लिए लेबर भी मिल जाती थी। टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते थे उनको जूम कल्टीवेशन के लिए वहाँ से फार्मर्स मिल जाते थे, जिससे कि वो लोग आराम से ब्रिटिश सरकार जो भी अपना उन फॉरेस्ट में काम करवाना चाहती थी, जो भी रेलवे ट्रैक्स बनाना चाहती थी, उसके लिए उन्हें लेबर इजीली मिल जाती थी। व्हेन नीडेड एंड आल्सो लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और उसके बाद वो ज़रूरत के अनुसार लेबर्स को आसानी से देख लेते थे। These ensure a regular supply of cheap labor for the British। उन्हें बहुत सस्ती लेबर मिल जाती थी और आसानी से उनकी सप्लाई हो जाती थी, जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर सकें। Some of the tribal groups often reacted by protesting against these forest law। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स इस के खिलाफ भी थे, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाए थे, कुछ जो ट्राइबल्स ग्रुप थे वो लोग इसके खिलाफ भी थे। दे वुड डिसओबे टू ब्रिटिश एंड कंटिन्यू देयर यूजुअल एक्टिविटीज़। वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी लॉज बनाए गए थे उनका डिसओबे करते थे, उन्हें नहीं मानते थे, और जैसे वो कंटिन्यू करते थे अपनी लाइफ को, जैसे वो यूजली अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, वो ट्राइबल्स अभी भी वैसे ही एक्टिविटीज़ करते थे। दे हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द ब्रिटिशर। उन्होंने ब्रिटिश को इलीगल वे में बता दिया था कि वो लोग उन लॉज को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया उनको फॉलो नहीं करेंगे। द बैगर्स, द हील रेडिस एंड द बिसॉन हॉर्न म्यूरियस continued with their hunting rituals। द बैगर्स, ये जो भी ट्राइबल्स थी, बैगर्स, रेडिस एंड बिसॉन हॉर्न म्यूरिस, ये सब अभी भी अपने पहले जैसे लाइफ सर्वाइव करते थे हंटिंग करके। वो अभी भी अपनी हंटिंग की रिचुअल्स को कंटिन्यू करते थे। डिफाइंग द लॉज, और लॉ को डिफाइन करते थे, यानी इग्नोर करते थे। एट टाइम्स दे रोज इन ओपन रेबिलियन। उन्होंने अपने उस सेम टाइम पे बहुत से ये जितने भी नाम लिए थे ट्राइबल्स के, इन्होंने रेबिलियन स्टार्ट कर दिए। द सोंग्राम संगमा रिवॉल्ट ऑफ 1906 इन असम। सोंग्राम संगमा रिवॉल्ट 1906 में असम में स्टार्ट हुआ। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930, और ये सत्याग्रह का तो सभी को पता है कि 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ। सेंट्रल प्रोविंस आर सम एग्जाम्पल्स, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।